हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, सरकार ने एक अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक जो है 2021 इसको पास किया है। इससे मेजर चेंजेस होने वाले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में। देखिए, केवल ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए ही नहीं है, ये जितनी भी डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उन सब पे लागू होगा। लेकिन खास करके इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तहत जितनी भी फैक्ट्रियाँ काम करती है, 41 फैक्ट्रियाँ जो हैं, उनके वर्कर्स पे क्या क्या इफेक्ट आने वाला है, इसको हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किस तरह से इन्हें बताया गया है कि वो लोग हड़ताल नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रावधान नए लागू किए गए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं तो हाउसेस पास एसेंशियल डिफेंस बिल, ये राजनाथ सिंह ने कहा था, क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में पास कर दिया गया है इस विधेयक को। तो यह विधेयक नहीं रह गया, इसको हम लोग सीधा सीधा अधिनियम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब कोई ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और उसको संसद में ला के पेश किया जाता है, तब तक उसको हम लोग बिल कहते हैं। ठीक है, यानी कि विधेयक कहते हैं। जैसे ही वो दोनों सदनों से और राष्ट्रपति के द्वारा साइन कर दिया जाता है, यानी पास कर दिया जाता है, तो उसको अधिनियम कहा जाता है। तो इसको हम अब विधेयक न बोल के अधिनियम ही बोलना स्टार्ट करेंगे। देखिए, 5 अगस्त 2021 को क्या हुआ था कि इसको राज्यसभा में पास किया गया था और 3 अगस्त को ही से लोकसभा में पास किया गया था। इसमें है क्या, तो द बिल अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स टू प्रोहिबिट स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड ले-ऑफ्स। यानी कि सरकार जो है वो किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो सरकारी मतलब डिफेंस के सेवा से जुड़ा हो, उसमें आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, मतलब लॉकआउट नहीं कर सकते हैं, ले ऑफ नहीं कर सकते हैं। आगे बताऊंगा मैं कि लॉकआउट और ले ऑफ क्या होता है। ये सारा कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, जेल हो सकता है। ये सारा कुछ का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे आखिर इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वॉज द बिल रिक्वायर्ड। देखिए, होता क्या है कि आपको पता है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, यानी आयुध निर्माणी जो बोर्ड है, यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश में रक्षा सेवा में जितने भी उत्पाद हैं, जैसे फैक्ट्री के अंदर जो गन बनते हैं, व्हीकल्स बनते हैं सेना को यूज़ करने के लिए, उन सब का जो डिमांड है वो कौन पूरा करता है, तो आयुध निर्माणी बोर्ड। उसके तहत 41 फैक्ट्रीज़ हैं जिनका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। देखिए, आपको एक चीज़ बता दूँ, आप गौर से इसको सुनिएगा। जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनमें ये सबसे पुराना बोर्ड है। यह अंग्रेज़ों के टाइम से बोर्ड चलते आ रहा है, 200 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। और मतलब कुछ खासी ऐसे एजेंसीज है जिनका हेडक्वार्टर कोलकाता में मिलेगा। उनमें से एक आपका है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। कई बार ये क्वेश्चन आता है और आप लोग गलती करके चलाते हैं दिल्ली मार के, तो ये गलत हो जाएगा। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। तो इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर टेस्टिंग होती है, लॉजिस्टिक्स, रिसर्च, डेवलपमेंट इत्यादि सारे चीज़ों पर एक साथ काम किया जाता है, तब जाके किसी आयुध का निर्माण किया जाता है। तो ये हुआ क्या कि 16 जून 2021 को राष्ट्रपति साहब, उस समय क्या था कि संसद का कार्य नहीं चल रहा था, तो संसद का कार्य नहीं चल रहा था तो एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। देखिए, यहाँ पे ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस में बहुत फर्क है, ज़मीन आसमान का अंतर है, ध्यान रखिएगा। ऑर्डिनेंस जब हम बोलेंगे, इसका मतलब हो, इसमें DI लगा हुआ है, उसका मतलब होता है, ऑर्डिनेंस का मतलब ये कोई अध्यादेश जारी करना जो राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं जब संसद न चल रहा हो। तो इसी समय एक अध्यादेश जारी किया गया था। किस लिए अध्यादेश जारी किया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था कि इन जितनी भी 41 फैक्ट्रियां हैं उन सबको क्या किया जाएगा, तो 7 गवर्नमेंट ओन कॉरपोरेट एंटिटीज़ में इसको बांटा जाएगा। और क्यों बांटा जाएगा, क्योंकि इनका जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। लेकिन इससे जो लेबर यूनियन थे और जो इसके अंदर कर्मचारी थे, वो सारे वो मतलब जितने भी लोग थे इसके कर्मचारी, उनमें एक मतलब अजीब सी एंग्जाइटी होगी कि ये क्या कर दिया गया, अब हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसा मतलब मामला चलने लगा। लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों किया था, तो सरकार इसलिए करना चाहती थी कि इससे इनकी जो ऑटोनॉमी है, यानी स्वायत्ता जो है वो बढ़ेगी, साथ साथ इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, इफिशियंसी बढ़ेगी, यानी फैक्ट्री जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगी, इनका जो प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, साथ साथ इनका जो कॉम्पिटिटिवनेस है, मतलब प्राइवेट फैक्ट्रीज जितना बढ़िया काम कर रही है उतना बढ़िया ये भी फैक्ट्रीज काम कर पाएंगी। इनका क्वालिटी जो होगा वो भी इम्प्रूव होगा, साथ साथ कॉस्ट इफिशिएंसी भी अच्छी होगी। मतलब सरकार चाहती है कि कम पैसे में हमको अच्छा चीज़ मिल सके, तो ये सारा चीज़ बढ़ पाएगा। इसलिए सरकार चाहती थी कि इनको 7 कॉरपोरेट एंटिटीज़ में डाल दिया जाए ताकि ये अच्छा काम कर सके। तब तक हुआ क्या कि जितने भी एम्प्लॉयज़ फेडरेशंस हैं, मतलब कर्मचारियों के जो संगठन हैं, उन सब में एक
ऐसा वाद उठा और वो लोग इस चीज़ को कंडेम किए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको आप कारपोरेट नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम लोग एक इनडेफिनिट स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अब देखिए, इनडेफिनिट स्ट्राइक की बात जैसे ही गवर्नमेंट को सुनाई दी कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं, तो इससे गवर्नमेंट को ये खतरा महसूस हुआ कि यदि इस समय हमारा जो डिफेंस का प्रोडक्शन है वो सारा का सारा डिपेंड करता है इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ पे, यदि इनमें लॉकआउट हो जाता है या फिर ये लोग स्ट्राइक कर देते हैं तो ये जो प्रोडक्शन है वो हमारे मतलब जितना हमें चाहिए उससे मीट नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे देश में सुरक्षा का जो है खतरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए सरकार जो है उसने ऑर्डिनेंस एक जारी किया। देखिए, ऑर्डिनेंस ORDI, ये ऑर्डिनेंस जारी किया और इसमें कह दिया ऐसा कि अब आप लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, सारे स्ट्राइक पे बैन लगा दिया गया। किसके स्ट्राइक पे बैन लगा दिया गया? तो डिफेंस सिविलियन जो एम्प्लॉय हैं इनके स्ट्राइक पे बैन लगा दिया गया। अब आप पूछेंगे डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय क्या होते हैं? देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जितने लोग वर्क करते हैं इन लोगों को कहा जाता है डिफेंस सिविलियन। चूँकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग तो कर्मचारी हैं, सिविलियंस ही हैं हम लोग, आप लोगों की तरह, लेकिन ये लोग डिफेंस के प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इनको डिफेंस सिविलियन कहते हैं। ओके, अब क्या हुआ कि ये जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस थे इन्होंने कहा कि ये एक तरह का डेकोरेन है, मतलब हम लोगों पे तानाशाही किया जा रहा है कि हम लोग काम नहीं करेंगे तो ऐसा कर दिया जाएगा, बैन लगा दिया जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसा उन लोगों का डिमांड उठा। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये पॉलिटी का सेक्शन है कि यदि आप कोई ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो उसको 6 महीने के अंदर आपको राज्यसभा लोकसभा में पास कराना पड़ता है, उस विधेयक को अधिनियम बनाना पड़ता है, तब जाके वो लागू रह सकता है, अन्यथा 6 महीने के बाद वो लैप्स कर जाता है। तो इस वजह से इसको अब जैसे ही सदन का कार्य चालू हुआ तो इसको लाके यहाँ पे पास कराया गया। अब आते हैं हम लोग, व्हाट आर द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज, क्या क्या एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज है जो इस चीज के अंदर आ रहे हैं। देखिए इसका क्षेत्र क्या क्या बांटा गया है। तो एनी एस्टेब्लिशमेंट and undertaking dealing with production of goods or equipment required for defense related purpose, यानी कि किसी भी फैक्ट्री में यदि कोई भी गुड्स या इक्विपमेंट बन रहा है जो डिफेंस रिलेटेड हो, उसको हम लोग मान लेंगे एसेंशियल डिफेंस सर्विस का अंग। दूसरा चीज़, एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेज और कनेक्टेड विथ देम और डिफेंस, यानी कि किसी भी आर्म फोर्स से कनेक्टेड या फिर डिफेंस से कनेक्टेड यदि कोई एंटिटीज़ या कोई कॉरपोरेशन है तो उसको भी किसके अंदर लाया जाएगा? एसेंशियल डिफेंस सर्विस के अंदर लाया जाएगा। ठीक है। और तीसरा चीज़ एक और कहा गया है कि दिस ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज दैट इफ सीज्ड वुड अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इंगेज्ड इन एनी सर्विस और इट्स एम्प्लॉयज़, यानी कि यदि इनके सेफ्टी से, इन एस्टेब्लिशमेंट के सेफ्टी इत्यादि से भी कोई यदि जुड़ा हुआ है उन सबको भी इसके अंदर ला दिया जाएगा। आगे देखिए और कही गई है, इन एडिशन द गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी सर्विस एज एन एसेंशियल डिफेंस सर्विस इफ इट सेसेशन वुड अफेक्ट द, यानी कि ये यदि अफेक्ट करते हैं किसको? तो प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट और गुड्स, यानी कि ऐसी कोई भी एंटिटीज़, कोई भी कॉरपोरेशन यदि जिससे डिफेंस का प्रोडक्शन रुक जाए उन सबको भी इसके अंदर लाया जाएगा, चाहे वो ऑपरेशन हो, मेंटेनेंस हो, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हो, रिपेयर का काम हो, मेंटेनेंस का काम हो, यदि कोई भी चीज़ अफेक्टेड है, कोई भी चीज़ दूसरे किसी फैक्ट्री से कनेक्टेड होकर डिफेंस से कनेक्टेड है तो उन सबको किसके अंदर ले दिया जाएगा? तो ये एसेंशियल डिफेंस सर्विस के अंदर ले दिया जाएगा। यानी कि अब कोई भी ऐसे फैक्ट्री जिसके अंदर डिफेंस से जुड़ा हुआ काम हो रहा है वो लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ये पहले से कहाँ पे लागू था, तो ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पे पहले से ये चीज़ लागू था। अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम लोग जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उस पर, उसके उत्पादन पर कभी भी आपको बैन नहीं लगाया। जैसे देखिए हम लोग भी इतना 1.5 साल का हम लोग लॉकडाउन झेले हैं, इसमें सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी, तो क्या आपको चावल, आटा वगैरह वगैरह ये सब नहीं मिल रहा था? मिल रहा था। वो क्या है? वो सारा PUS है, मतलब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, उसको कभी बैन नहीं किया जा सकता। दूध की दुकानें खुला रहेंगी, खाने की दुकानें खुला रहेंगी, सब तो खुला था ना। क्यों खुला था? क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है। तो ये इसके इसी तरह का कुछ प्रावधान ला दिया गया डिफेंस सर्विसेज के लिए। अब देखिए क्या किया गया, तो ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो है इसके लिए एक एक्ट है, अमेंड्स द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसके तहत आता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। अब इसको भी ला दिया गया है इसी तरह के प्रावधान के अंदर। अब कहा क्या गया कि पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सच सर्विसेज गो ऑन स्ट्राइक इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या एम्प्लॉयज कैरिंग
ऑन सच सर्विसेज डू लॉकआउट्स, यानी कि यदि कोई एम्प्लॉयर है जिसने नौकरी दी है, यानी कि जो किसी फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है डिफेंस का प्रोडक्शन, उस फैक्ट्री का मालिक जो है यदि वो लॉकआउट करना चाहता है, लॉकआउट करने का मतलब वो चाहता है कि हम फैक्ट्री को बंद कर दें। जैसे उसको पता चला कि हमारे सारे कर्मचारी हड़ताल पे जाने वाले, पहले के मूवीज़ में आप लोग देखते होंगे कि कर्मचारी सब लेबर यूनियन मिलकर हम लोग हड़ताल करेंगे, तो अब ये जो एम्प्लॉयर था वो फैक्ट्री बंद कर देता है, जाओ तुम लोग हड़ताल करते रहो, हम फैक्ट्री बंद कर देंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, और कोई भी स्ट्राइक पे भी नहीं बैठ सकता है। तो इससे इम्पैक्ट ऑन स्ट्राइक्स क्या हो गए इम्पैक्ट, तो देखिए अंडर द बिल सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट स्ट्राइक्स, लॉकआउट एंड ले ऑफ। अब आप बात आती है ले ऑफ क्या होता है, लॉकआउट तो मैंने बता दिया, ले ऑफ देखिए क्या होता है कि यदि कभी कभी क्या होता है किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम मिलने लगा, जैसे अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ही ऐसा चल रहा था कि प्रोडक्शन कम आ रहे थे, सरकार उनको कम मतलब ये बोल रही थी कि आप सामान बनाओ, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो यदि ये प्राइवेट रहता तो प्राइवेट वाले सोचते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ को हटा दें, कुछ लोगों की छटनी कर दे, तो इसी छटनी को कहते हैं ले ऑफ। तो अब ना ले ऑफ किया जा सकता है, ना ही लॉकआउट किया जा सकता है, यानी कि फैक्ट्री को बंद भी नहीं किया जा सकता है, साथ ही स्ट्राइक भी नहीं किया जा सकता, ये तीनों काम नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये कब किया जा सकते हैं, तो यदि गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए खतरा है, तो ऐसा किया जा सकता है। सिक्योरिटी ऑफ एनी स्टेट या पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक डिसेंसी और मोरालिटी, इसको यदि ये खतरा पहुंचता है तो ऐसा किया जा सकता है, नहीं कि लॉकआउट या फिर ले ऑफ या फिर स्ट्राइक किया जा सकता है। अब देखिए प्रोहिबिशन ऑफ ऑर्डर रिमेन इन फोर्स फॉर 6 months एंड मे बी एक्सटेंडेड बाय द अनदर 6 month। देखिए पहले यदि कोई अध्यादेश लाया जाता था इस तरह का कि आपको मतलब ये स्ट्राइक नहीं करना है, तो वो कितना दिन तक वैलिड रहता था, तो 6 महीने तक वैलिड रहता था, और फिर आगे इसको एक्सटेंड करके और 6 महीने बढ़ाया जा सकता था। तो अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये लीगल है, ऐसा किया जा सकता है, यानी कि ये बात जो हम लोग सोच रहे हैं कि स्ट्राइक नहीं होगा, या क्या ये चीज़ लीगल है, तो देखिए इसमें बात किया गया है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स दैट आर डिक्लेयर्ड आफ्टर द इशू ऑफ द प्रोहिबिशन ऑर्डर, साथ साथ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट दैट हैड कमेंस्ड बिफोर द प्रोहिबिशन ऑर्डर वाज इशूड, यानी कि यदि कोई यूनियन जो है वो पहले से स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, उसके बाद ये विशेष ऑर्डर जारी किया गया कि यहाँ पे स्ट्राइक नहीं किया जा सकता है, तो ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा। यानी कि पहले से यदि आप स्ट्राइक पे बैठे हैं और ये ऑर्डर लागू हो गया तो आपको अपना स्ट्राइक ख़त्म करना पड़ेगा। ये इस तरह का लीगलाइजेशन किया गया है। हाँ, किस किस को छूट दिया गया है, तो 2 चीज़ों में छूट दिया गया है कि ले ऑफ मेड ड्यू, यानी कि ले ऑफ किया जा सकता है कब, जब पावर शॉर्टेज हो, यानी कि बिजली की कमी हो और सारी मशीनें बिजली पे ही चल रही है, तो हम कर्मचारियों को रख के क्या करेंगे, बिजली ही नहीं है वहाँ, या फिर कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, यानी कि बाढ़ आ गया, भूस्खलन हो गया, वहाँ पर फैक्ट्री ही नहीं है या फैक्ट्री मतलब डूब गया वगैरह वगैरह, तो उस स्थिति में अब कर्मचारी रख के क्या करेंगे, तो इस स्थिति के लिए छूट दिया गया है। या फिर यदि आप कैजुअल लेबर या फिर टेम्पोररी जो वर्कर्स हैं उनको हटा रहे हैं, उनको ले ऑफ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी इस चीज़ में छूट दिया गया है, उसको आप हटा सकते हैं। लेकिन जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं उनको आप नहीं हटा सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो देखिए इसमें फ़ाइन किया गया है कि जो एम्प्लॉयर ऐसा करेगा, यानी कि जो नौकरी देने वाला है वो आपको यदि ऐसा करता है कि ले ऑफ कर देता है या फिर लॉकआउट कर देता है, तो उसको 1 साल का जेल और 10,000 रुपया फ़ाइन, और दोनों। और यदि कोई पर्सन ऐसा करता है यानी कि स्ट्राइक पे बैठता है, तो उसको भी 1 साल का जेल और 10,000 रुपया फ़ाइन, या फिर दोनों। यदि कोई आपको उकसाता है कि आप स्ट्राइक पे बैठ जाओ, स्ट्राइक पे बैठ जाओ, तो इस तरह के इंसान को 2 साल का जेल और 15,000 रुपया का फ़ाइन या फिर दोनों भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, और उसके साथ जो उकसा रहा है उसके साथ इस तरह का भी स्थिति उत्पन्न हो सकता है कि उसको नौकरी से डिसमिस भी किया जा सकता है, ऐसा भी रूल है। और ये जो कार्य आप करेंगे कि यानी कि स्ट्राइक पे आप बैठ जाते हैं ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद भी, अध्यादेश लागू होने के बाद भी, तो ये जो होगा वो नॉन बेलेबल होगा और कॉग्निजेबल होगा। कॉग्निजेबल का मतलब कि ये इसको कोर्ट जो है वो सुओ मोटो ले सकता है। सुओ मोटो कहने का मतलब कि कोर्ट खुद से ये मान लेगा कि आप पे केस करना चाहिए, चाहे आप पे कोई कंप्लेन करे ना करे, खुद से इस पे कंप्लेन हो सकता है और बेल भी नहीं होगा आपको इस केस में। बढ़ते हैं आगे। डज इट टेक्स अवे द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, यानी कि हमारे संविधान ने हमें अधिकार दे के रखा है कि हम लोग पीसफुली स्ट्राइक कर सकते हैं।
ठीक है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ का हमारे खिलाफ कोई ज्यादती हो तो हम लोग पीसफुली उस चीज़ का विरोध कर सकते हैं, यानी कि शांतिपूर्वक। तो क्या इस चीज़ का ये मतलब इसको ये ख़त्म कर रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है सरकार ऐसा कह रही है कि इसको तब लागू किया जाएगा जब सरकार को ऐसा लगे कि अरे इस फैक्ट्री में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोलकाता में कोई फैक्ट्री है और सरकार को लग रहा है कि यहाँ पे लेबर यूनियन जो है वो सोच रहा है कि हम लॉकआउट मतलब हम यहाँ पे स्ट्राइक कर दे, तो सरकार एक विशेष अध्यादेश जारी करेगी और जारी करके कहेगी इस फैक्ट्री में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्ट्राइक नहीं करना है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल हो सकती है और सज़ा हो सकती है, ऐसा अध्यादेश लाया जाएगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट्रियों पर हमेशा लगने वाला नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। और ये क्या रहेगा, तो डिफेंस ऑफिशियल सेज इट इज़ इन प्लेस फॉर ओनली 1 ईयर, यानी एक बार इसको लागू किया जाता है तो 1 साल के लिए ही ये इफेक्टिव रहेगा। इसको सनसेट क्लॉज के अंदर डाला गया। सनसेट क्लॉज का मतलब होता है कि यदि ये अध्यादेश लागू कर दिया है कि आपको स्ट्राइक पर नहीं बैठना है, तो ये नहीं कि हमेशा ज़िंदगी भर लागू रह गया, नहीं, 1 साल के बाद ये खुद ब खुद लैप्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 ईयर आफ्टर विच इट लैप्स, इसके बाद ये लैप्स हो जाएगा, 1 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार सरकार ने कह दिया कि यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, जो पूरे विश्व में लेबर्स के अधिकारों की रक्षा करता है, क्या ये उसके रूल्स का हनन किया जा रहा है यहाँ पे? तो उसके बारे में मैं बता दूँ कि उसमें भी एक कन्वेंशन 87 है जिसमें कहा गया है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ओरिजिन गारंटी एम्प्लॉइज ऑफ फैक्ट्री टू प्रोटेस्ट पीसफुली। वहाँ भी कहा गया कि आप लोग पीसफुली इस चीज़ को मतलब अपना स्ट्राइक कर सकते हो, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज के लिए उसने भी मना किया है कि एसेंशियल सर्विसेज हो उसमें आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो, इट इज़ मेड टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई टू द सर्विसेज विच इज़ एसेंशियल इन द करंट सिचुएशन, यानी कि किसी भी सिचुएशन में यदि कोई सर्विस एसेंशियल है, जैसे कोई भी सर्विस एसेंशियल हो सकती है। जैसे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, अभी क्या था, ऑक्सीजन एकदम नेसेसरी था तो इसको एसेंशियल सर्विस में डाल दिया, इसकी सप्लाई आप रोक नहीं सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी सर्विस कभी भी एसेंशियल हो सकती है। तो ILO ने कहा है कि उस तरह के सर्विस से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। अब एक चीज़ से और इंडिया बच सकता है, क्योंकि इंडिया ने ILO का जो कन्वेंशन था जिसमें ऐसी बातें कही गई उसको साइन ही नहीं किया है। साथ साथ इंडिया के साथ साथ इंडिया, चाइना, US, इतने सारे जो रेड कलर में आपको जो देश इधर दिख रहे हैं, इन किसी भी देशों ने इस कन्वेंशन को साइन ही नहीं किया। मतलब ये लोग इससे ऑलरेडी बचे हुए हैं। हम लोग कभी भी स्ट्राइक को बंद कर सकते, कभी भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज जो एक्ट है ये समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।